साथियों, नमस्कार। मैं महेंद्र सर लकी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लकी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के इस माध्यम से अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों के साथ उन प्रश्नों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। आप इन प्रश्नों का पूरा आनंद लें और वार्षिक परीक्षा में कुछ इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी आ सकते हैं। आप उनकी भी साथ में पूरी पूरी तैयारी करें और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप नए नए सवालों के माध्यम से जुड़े हुए अन्य सवाल भी आप पूरे कर सकें। इस पेपर का पहला सवाल, अर्धवार्षिक परीक्षा का पहला सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नोट करेंगे। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा रहता है क्या कहलाता है? पहला सवाल है अपना, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा रहता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है ए भाबर, बी प्रायद्वीप, सी तराई, डी द्वीप। इस सवाल का सही उत्तर है प्रायद्वीप। तीन ओर से घिरा हुआ कहलाता है प्रायद्वीप। अपना भारत भी कहलाता है प्रायद्वीप क्योंकि इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर। तो इस हिसाब से अपना भारत भी कहलाता है प्रायद्वीप। इसमें जो पहला देर का है भाबर, भाबर होती है नदी से जुड़ा हुआ एक कोटेशन है। एक नदी के उद्गम स्थल से जैसे ही वो रवाना होती है, उद्गम स्थल थोड़ी देर बाद चलने के बाद पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आकर ये है कुछ कंकड़ पत्थरों के नीचे अपने आप को पूरी समाहित कर लेती है और दिखाई नहीं देती है, जबकि उन कंकड़ पत्थरों के नीचे चलती रहती है और वापस में जैसे ही समतल क्षेत्र आता है अपने एक पूर्ण रूप में वापस दिखाई देने लग जाती है। जब वो कंकड़ पत्थर में दिखाई नहीं देती है, गुप्त रूप, लुप्त रूप भाबर कहलाता है। तराई होता है भाबर से आगे का क्षेत्र। द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र द्वीप कहलाता है। अगला सवाल, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक पाया जाता है? ए दक्षिणी पठारी क्षेत्र का, बी पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र का, सी थार मरुस्थल क्षेत्र का, डी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र का। इस सवाल का उत्तर है थार मरुस्थल क्षेत्र। थार के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो यहाँ पर स्थित है भारत के राजस्थान, इसमें गर्मी के दिनों में रेत जो जल्दी गर्म हो जाती है और शाम के समय रेत वही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो रात के समय सर्दी ज़्यादा, दिन के समय गर्मी ज़्यादा, इसलिए वहाँ का तापांतर, ताप का अंतर अधिक होता है। इस सवाल का सही उत्तर है डी सी थार का मरुस्थल। वापस थार का मरुस्थल, उत्तर सी। अगला सवाल, रूस में राजशाही का पतन कब हुआ? रूस में राजशाही का पतन कब हुआ? 1889 में, 1917 में, 1915 में, 1919 में। इस सवाल का सही उत्तर है 1917 में। राजशाही का मतलब होता है राजा का शासन समाप्त होके लोकतंत्रात्मक व्यवस्था गठित हो जाना। इस राजशाही का रूस में अंत हुआ था 1917 में। साथियों, इस सवाल के साथ एक अन्य इम्पोर्टेंट सवाल है। इस पतन को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। इस पतन को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। आप इम्पोर्टेंट ये नोट कर लेंगे।
अगला सवाल, किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व, वो भी वन कानून के खिलाफ, वन कानून के खिलाफ विद्रोह किया था। इसमें बिरसा मुंडा, गुंडाथुर, रानी गाईदिन्ल्यू और अल्लूरी सीताराम राजू। इस सवाल का सही उत्तर है गुंडाथुर ने। अगला सवाल, नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है? नागरिक व सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या गृह मंत्री? इस सवाल का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अपने देश की शासन व्यवस्था में जो न्यायालय स्थापित किया गया है वो किया गया है ऊर्ध्वाधर श्रेणी में। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जितने भी राज्य हैं उनमें अलग अलग, किसी में 2, किसी में 1। यहाँ पर तो है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर है हाई कोर्ट, और इनके नीचे प्रत्येक जिले में जो होता है सेशन कोर्ट, या उसको कहते हैं जिला न्यायालय। क्या कहते हैं? जिला न्यायालय। इस श्रेणी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर श्रेणी, और यह श्रेणी नागरिक और सरकार के बीच झगड़ों का निपटारा करती है। अगला सवाल, विश्व बैंक के निर्धारण रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है? निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया है, वो है $5 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, $3.5 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, या $8 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति एक दिन में कितना कमा कर खर्च कर ले उसका निर्धारण। इस सवाल का सही उत्तर है $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर कमा भी रहा है तो भी वो एक निर्धनता श्रेणी में आ रहा है। अगला सवाल, आपके दूसरे सवाल में जिसमें बताया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ के अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा, प्रायद्वीपीय जो भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत जो नीचे वाला यहाँ है, यहाँ से यहाँ की नदियाँ, दक्षिणी पठारी क्षेत्र की नदियाँ, इसका सही उत्तर है ये पश्चिम से निकलती है और पूरब की ओर चलती है, क्योंकि इधर सतत खुला क्षेत्र है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, और ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, यहाँ तो आएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। इस सवाल का सही उत्तर। कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो इसका उत्तर है दास कैपिटल। इस सवाल का सही उत्तर है दास कैपिटल। ये रचना इस सवाल के अतिरिक्त 1867 में की थी, और ये रचना इन्होंने जर्मन भाषा में की थी। इस दूसरे सवाल के साथ जुड़े हुए अन्य प्रश्न, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये रचना 1867 में की थी और जर्मन भाषा में की थी। अगला सवाल, गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में संगठन सर्वेक्षण करता है, इसका उत्तर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, और इसका इंग्लिश में उत्तर है NSSO। इसको कहते हैं नेशनल, NATIONAL, नेशनल सैंपल, SAMPLE सर्वे, SURVEY ऑर्गेनाइजेशन, ORAGINATION ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल, 1946 में संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान सभा की अपने भारत में प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर को।
फिर उद्देश्य प्रस्ताव की जो बात आती है उससे कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर 1946 9 दिसंबर के दिन पहली बैठक शुरू हो जाती है संविधान बनाने के लिए संविधान सभा। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। अगला सवाल, लोकतंत्र जनप्रतिनिधि होता है जनता के द्वारा चुना गया व्यक्ति। जैसे हम सभी लोग मिलकर वोट के माध्यम से एक विधायक का जब चुनाव करते हैं तो विधायक जनप्रतिनिधि कहलाता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव कौन करती है? तो इसका सही उत्तर आएगा जनता। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक कहलाते थे जदीदी। क्या कहलाते थे? जदीदी। अगला सवाल मिलान का सवाल है। इधर लिखे हुए हैं ऑप्शन और इनको दूसरे एबीसीडी से मिलाना है। पहला है सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ हो सकता है? तो ये तो फिक्स है, ये होगा किसी किसी जगह का नाम है। एशिया आ सकता है, अमेरिका आ सकता है, पश्चिमी बंगाल आ सकता है, मध्य प्रदेश आ सकता है। ठीक है। नमामि देवी नर्मदे परियोजना किसी जगह का नाम है। मत्स्य पालन होता है, वो वेरी गुड। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहीं से शुरू कर सकते हैं अपन। मत्स्य पालन होता है प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि और मत्स्य पालन, मैंने जोड़ दिया। इब्राहिम लिंकन ये कोई व्यक्ति थे। अब इनकी जगह का नाम आ सकता है या फिर और इनके द्वारा कोई खूबी आ सकती है। AR लक्ष्मण ये कौन थे? भारत कहाँ हो सकता है? भारत हो सकता है एशिया में, इसका मतलब ये भी सही हो गया। सुंदरवन है पश्चिमी बंगाल में, तो इसको जोड़ दो पश्चिमी बंगाल से। नमामि देवी नर्मदे परियोजना है आपके मध्य प्रदेश की। इब्राहिम लिंकन थे अमेरिका के, और RK लक्ष्मण थे कार्टूनिस्ट, कार्टून बनाते थे। इब्राहिम लिंकन तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए शासक, जिन्होंने किसकी परिभाषा दी थी? लोकतंत्र की। वापस दो सवाल ऐसे मिला के आगे अलग अलग खंडों के माध्यम से ये सवाल सबसे इजी सवाल होता है। अगला सवाल, कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में इसको कहते हैं प्रच्छन्न। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है और इसको कहते हैं छिपी हुई। ये भी नाम ले सकते हैं। कैसे? इसका मैं बताता हूँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, आपके पास मान लो एक 5 बीघा ज़मीन है, उस पर काम करने वाले लोगों की संख्या अगर 7 है, वो काम चाहे तो 2 लोग भी कर भी उतना ही काम कर सकते थे जो लोग 7 कर रहे हैं। तो बाकी के जो 5 लोग हैं ये छिपे हुए हैं, ये भी मजबूरी में वहीं काम कर रहे हैं, इनको कोई दूसरा काम नहीं मिल रहा है। यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। मानसून किसे कहते हैं? मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब अरबी में है मौसम, और अपना मौसम से बना है मौसम। अब इसकी परिभाषा, मौसमी रूप में चलने वाली हवाओं को, मौसमी रूप में चलने वाली हवाओं को मानसून कहते हैं, जिसके साथ बारिश में बदलाव होता है। आप लिख देंगे जिसके साथ बारिश
बारिश में बदलाव होता है उसे कहते हैं मानसून। कि अपने मानसून आ गया। आप सभी लोग इस शब्द का अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखेंगे आप, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग। देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये है गंगा की दो धाराएं, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग। अगला सवाल, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? इस सवाल का सही उत्तर है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। वापस, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? इस सवाल का सही उत्तर है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। युंगफोंग क्या था? युंगफोंग क्या था? इस सवाल का सही उत्तर है युंगफोंग क्या था? इस सवाल का सही उत्तर है हिटलर के शासनकाल में, हिटलर के शासनकाल में, हिटलर के शासनकाल में 14 साल से कम उम्र, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का नाजी संगठन, के बच्चों का नाजी संगठन क्या कहलाता है? युंगफोंग कहलाता है। समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? इस सवाल का उत्तर था इतना सही, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपन क्यों लिखते हैं? क्योंकि महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, तो अन्य न्यायाधीशों वगैरह को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया नाम लेंगे। अगला सवाल, आपको सत्य और असत्य का चिन्ह दर्शाना है। पहला, फ्रांसीसी समाज में मध्यम वर्ग को क्रांति का फायदा मिला था। फ्रांसीसी समाज में मध्यम वर्ग को क्रांति का फायदा मिला था। इस सवाल का उत्तर है यस, क्योंकि उच्च वर्ग कभी क्रांति करता नहीं है। निम्न वर्ग क्रांति करना तो चाहता है लेकिन उसके पास संसाधन या हथियार नहीं है, तो हमेशा मध्यम वर्ग ही क्रांति करता है और उसको पूरा फायदा मिला था। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी, ये भी सही। बैरन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यस, ये भी सही। भारत और श्रीलंका के धरातल को, गे नहीं है धरे, धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल डमरू मध्य। जैसे ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो यहाँ पर बीच में है पाक जल संधि। अगला सवाल, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाले दल की सरकार बनती है। जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट उसी की हमेशा सरकार बनती है। ये बात सत्य है, ये बात भी सत्य है। लास्ट का सवाल, पालमपुर में पारंपरिक परंपराओं से जो चला आ रहा है, बीजों के प्रयोग से उपज अधिक होती थी, यस, ये भी सही। तो इस अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको सभी जगह राइट का निशान लगा ही देते, तो ऐसे ही आपको 6 में से 6 अंक प्राप्त हो जाते। अगला सवाल, बांगर और खादर में क्या अंतर है? मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है। इसका एक छोटा सा सूत्र है, नख बापू, नख बापू, नख बापू। न से नवीन, खे से खादर, बा से बांगर, पू से पुरानी। जो पुरानी मिट्टी है वो है बांगर। खादर का मतलब नवीन। अब यहाँ इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। बांगर, बापू, बापू पुरानी जलोढ़ मृदा,
यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। पुरानी है तो यही सोच लो दूर है। यह भूमि कम उपयोगी होती है क्योंकि उपजाऊ कम होती है, खेती के लिए आदर्श नहीं होती है। इसका मतलब बांगर, कम उपजाऊ, अधिक दूर, पुरानी मिट्टी। खादर, नई जलोढ़ मिट्टी को जो नदी बहा कर लेके आई है, यह नई जलोढ़ मिट्टी है और इसका नाम है खादर। यह मृदा नदी के बेसिन में ही पाई जा रही है, मैंने जस्ट बताया आपको, बेसिन में ही पाई जाती है। ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि एकदम ताज़ा नई मिट्टी, ह्यूमस का अच्छा प्रयोग, जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है, कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। अगला सवाल, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर बताओ। जैसे मैं ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ठीक है। अब एक अंतर ये लिख सकते हो, यहाँ पर तो है बंगाल की खाड़ी और एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर है लक्षद्वीप समूह है और अरब सागर, ये लिख सकते हो आप। अब इसको कैसे समझते हैं, देखो पूर्वी घाट, इसका मतलब ये साइड, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी भुजा, ये पूर्वी भुजा का निर्माण करता है। इसमें इस घाट की ढलानों में वर्षा कम होती है। जैसे ही यहाँ से मानसून की शुरुआत होती है तो यहाँ पर तो है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, यहाँ का जो क्षेत्र है वो समतल है, तो यह पहाड़ियाँ यहाँ पर टकरा कर तो यहाँ तो वर्षा कर देती है, आगे सीधी निकल जाती है और वर्षा कम करती है, तो यहाँ पर वर्षा कम होती है। ये लो, पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समानांतर है। इधर दो तट है, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। तो अबरी पूर्वी तट कोरोमंडल तट से। पूर्वी घाट सतत नहीं है, अनियमित है। यहाँ पर जो नदियाँ आई है इन्होंने इसको बीच में से तोड़ दिया है, सतत नहीं है। सतत का मतलब है लगातार, लगातार नहीं है। ये बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, अभी मैंने बताया ये बंगाल की खाड़ी। इसकी सबसे अधिक ऊंची चोटी, ऊंची पहाड़ी की नाम है महेंद्रगिरी और जवादी। मेरे नाम से ही है, महेंद्रगिरी और जवादी यहाँ की पूर्वी घाट की ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अब लेते हैं पश्चिमी घाट को। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा, ये पश्चिमी घाट का निर्माण करती है। इस घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी घाट की अपेक्षा यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएँ ऊंची होती है, तो ऊंची जैसे ही मानसून आएगा बादल टकराएंगे, वर्षा होगी और इन्हीं वर्षा से यहाँ से ऐसे ये नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी घाट मालाबार तट, यहाँ पर मालाबार तट, इधर कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, तीन इधर हैं। इधर का तट है, एक तो मैंने बताया था कोरोमंडल तट और एक मैंने बताया था उत्तरी सरकार। यह सतत है, यहाँ पर पूरी पहाड़ी श्रृंखला है जो सतत है। इसमें केवल दर्रा होता है, इसके बीच में कुछ जगह होती है निकलने के लिए, पहाड़ के क्षेत्र में छोटी सी, उसको कहते हैं दर्रा, उसको कहते हैं दर्रा। यह अरब सागर के समानांतर स्थित है। अरब सागर इधर है, अरब सागर इधर बताई थी बंगाल की खाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटियों में अनाई मुड्डी, डोडा बेटा, अन्नाई मुड्डी और डोडा बेटा। इधर तो बताई थी मैंने महेंद्रगिरी और जवादी, और इधर बता रहा हूँ मैं अन्नाई मुड्डी और डोडा बेटा। आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूँ मेरे द्वारा किए गए ये छोटे छोटे प्रयोग आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप इसका भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।